इससे पहले अपन ने अनुसूची 8 तक की बात कर ली है, यानी अब इस वीडियो के अंदर अपन बात करेंगे अनुसूची 9 से लेकर अनुसूची 12 तक। यानी पिछली क्लास में अपन ने देखा था कि टोटल संविधान जब बना था तब 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में बढ़कर कितनी हो गई है, 12 अनुसूचियां, जिसमें 8वीं अनुसूची में 14 प्रकार की भाषाएं पहले थी, 8 भाषाएं उसमें और जोड़ी गई और वर्तमान में टोटल 22 भाषाएं हैं। यहाँ तक अपन अध्ययन कर चुके हैं। अब इसके बाद अपन चर्चा करेंगे कि 9वीं अनुसूची जो है इसका संबंध किससे है। हालांकि सभी अनुसूचियों की ट्रिक अपन ने देख ली कि किस प्रकार से अनुसूचियां याद रखी जाती है और कौन कौन सी भाषाएं हैं, इसकी भी ट्रिक अपन ने देख ली है। अब अनुसूची 9 का संबंध जो है वो भूमि सुधार से है। अनुसूची 9 जो है वो किससे संबंधित है, भूमि सुधार से। ठीक है, अब ये जो भूमि सुधार से है ये अनुसूची 9 कब जोड़ी गई। अपन ने अभी कहा है कि 8 अनुसूचियां पहले थी, यानी 9वीं अनुसूची बाद में जोड़ी गई, तो ये जोड़ी गई थी पहले संविधान संशोधन के द्वारा, और पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 के अंदर और इसके साथ में जोड़ा गया। अब पहले संविधान संशोधन में इस भूमि सुधार वाली 9वीं अनुसूची के अलावा भी कुछ चीजें चेंज हुई थी। जैसे एक तो इसके अंदर 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, अनुच्छेद 15 4 जोड़ा गया और 31A जोड़ा गया अनुच्छेद और 31B जोड़ा गया। यानी पहले संविधान संशोधन में केवल 9वीं अनुसूची नहीं जोड़ी गई, इसके अलावा भी कुछ चेंजेस हुए। 15 4 जोड़ा गया, 31A और 31B जोड़े गए थे। अब बात करते हैं कि इस 9वीं अनुसूची की, तो इसका प्रावधान मूल संविधान में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसको कब जोड़ा गया, 1951 में, जबकि यह जो संविधान है वो लागू हो गया था 26 जनवरी 1950 को। अब अगर बात करें प्रथम संविधान संशोधन की, तो इसके द्वारा जोड़ा गया था 1951 के अंदर। अब इसका प्रावधान जो है वो केंद्र और राज्य द्वारा सरकार बनाए गए कानूनों, केंद्र और राज्य द्वारा बनाए गए कानूनों को अदालती चुनौती से संरक्षण प्रदान करना। यानी केंद्र और राज्य जो कानून बनाती है भूमि को लेकर, उसको लेकर अदालत में चुनौती दी जा सकती है। इसको रोका जाने के लिए या इसको संरक्षण प्रदान करने के लिए क्या जोड़ा गया, अनुसूची 9 जोड़ा गया, जिसका संबंध किससे है, भूमि सुधार से। अब बात करते हैं इसका उद्देश्य का, कि भूमि सुधार जो है वो क्यों जोड़े गए थे। तो इसका उद्देश्य जो है वो भूमि या जमींदारी सुधार कानूनों को अदालती आदेश से संरक्षण प्रदान करना था। यानी अदालत में इसको चुनौती नहीं दी जा सके, इसके लिए भूमि सुधार कानून बनाए गए थे। प्रारंभ में इसमें टोटल सिर्फ और सिर्फ कितने विषय थे, 13 विषय। शुरुआत में कितने विषय थे, 13 विषय, जो वर्तमान में जाकर कितने विषय हो गए, 282 विषय। यानी 13 विषयों से बढ़कर अब कितने हैं, 282 विषय है। तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ सकता है कि जब भूमि सुधार कानून बनाए गए तब कितने विषय थे, 13, वर्तमान में कितने हैं, 282, जिन्हें 9वीं अनुसूची में रखा गया है। ये सारे 282 किसके अंदर है, 9वीं अनुसूची के अंदर है। अब एक वाद की बात करते हैं जिसका नाम है IR कोहेलन वाद। 2007 में ये वाद आया था और इसका संबंध भी किससे है, 9वीं अनुसूची के साथ में। इसके अलावा इसका संबंध अनुच्छेद 31B से भी है। अब बात करते हैं कि IR कोहेलन वाद था क्या। जिस प्रकार केशवानंद भारती केस पढ़ा था अपन ने, बॉम्बे वाद पढ़ा था, उसी प्रकार एक वाद है जिसका नाम है IR कोहेलन वाद। अब इसमें क्या कहा गया था, इसमें ये कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट की एक 9 सदस्यीय ये बेंच थी। यानी इसके अंदर टोटल कितने जज थे, 9 जज थे, जिसके जो अध्यक्ष है उनका नाम था वाई सब्बरवाल। यानी वाई के सब्बरवाल की अध्यक्षता में एक 9 सदस्यों की बेंच बनेगी, 9 जज इसमें बैठे हुए थे और उन्होंने 2007 के अंदर एक वाद था जिसका नाम था कोहेलन वाद। उसमें ये निर्णय दिया कि यदि कोई भी विषय जो 24 अप्रैल 1973 से पहले 9वीं अनुसूची में रखा गया है, न्यायपालिका उसकी जांच नहीं कर सकती है। यानी अगर 24 अप्रैल 1973 से पहले का कोई वाद है तो उसकी जांच नहीं होगी, उसके बाद वालों की जांच कर सकती है लेकिन इससे पहले वालों की जांच नहीं होगी। और ये किसके अंतर्गत आता है, न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन का मतलब होता है कोई भी केस उसको अगर ऊपरी अदालत में हम चुनौती देते हैं या अदालत खुद उसकी समीक्षा करती है तो उसको बोलते हैं न्यायिक समीक्षा या न्यायिक पुनरावलोकन। ये नहीं कर सकती। अब अपने दिमाग में आना चाहिए कि 24 अप्रैल 1973 की डेट ही क्यों चुनी गई, क्योंकि इस दिन एक बहुत ही खास वाद हुआ था जिसका नाम क्या है, केशवानंद भारती केस। तो केशवानंद भारती वाला जो केस हुआ था वो केस पिकअप हुआ था 24 अप्रैल 1973 को इसका फैसला आया था, जिसका संबंध जो है वो मूलभूत ढांचे से है।
संविधान के मूलभूत ढांचे या आधारभूत ढांचे से इसका संबंध है। इसलिए 24 अप्रैल 1973 से पहले अगर कोई भी अदालत ने फैसला दे दिया है या कोई भी ऐसा फैसला रखा गया है या जितने विषय थे उनके ऊपर कोई भी समीक्षा नहीं करवा सकते, इसके बाद वालों की समीक्षा की जा सकती है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 के बाद में अगर रखा गया है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है यदि वे विषय मूल अधिकारों और आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है। अभी अपन ने बात करी थी आधारभूत ढांचे की, यानी जो संविधान बनाने वालों की जो सोच थी उनके हिसाब से जो जो चीजें आधारभूत ढांचे के अंदर गिनी गई है उनका अगर उल्लंघन करता है तो न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। कब के बाद में? 24 अप्रैल 1973 के बाद। अगर उससे पहले का कोई बात है तो उसकी समीक्षा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं 9वीं अनुसूची का, तो इसका जो संबंध है वो किससे है? अनुच्छेद 31(b) से है। ध्यान रखना, जो अनुच्छेद 31 है जिसका संबंध संपत्ति के अधिकार से था, संपत्ति का अधिकार, इसको कैंसिल करवाया गया और इस अनुच्छेद को 301 के अंदर जोड़कर मूल अधिकार से क्या बना दिया था? कानूनी अधिकार। इसको पूरी तरीके से रद्द नहीं किया, सिर्फ मूल अधिकार की जगह क्या बनाया? कानूनी अधिकार बनाया। तो ये हटाया जब गया था उसके बाद 31 में 31(b) जोड़ा गया और जिसका संबंध किससे रखा गया? 9वीं अनुसूची के साथ में। 9वीं अनुसूची जोड़ी गई और उस समय जो राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री थे वो ये है, यानी राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू। हालांकि इसकी चर्चा भी अपन ने जब सारी अनुसूचियां एक साथ पढ़ी थी उसके अंदर कर ली है। अब बात करते हैं अगली अनुसूची 10वीं अनुसूची भी मूल संविधान में नहीं है, क्योंकि 8 संविधान में 8 अनुसूचियां जो है उनका संबंध केवल किसमें मिलता है? मूल संविधान के अंदर। उसके बाद वाली 4 अनुसूचियां बाद में जोड़ी गई थी। तो 9वीं अनुसूची का अपन ने भी देखा था। अब 10वीं अनुसूची जो है वो कब जोड़ी गई? तो एक संविधान संशोधन होता 52वां, जो कि होता 1985 के अंदर, और इसके अंदर ये जोड़ा गया था। अब इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध जो है वो दल बदल के साथ में है और दल बदल की से रोकथाम। दल बदल का मतलब होता है कोई भी व्यक्ति मान लो ए पार्टी से चुनाव लड़ता है या चुनाव जीतता है, उसके बाद वो अपना दल परिवर्तन करता है और बी पार्टी के अंदर चला जाता है, तो इसको क्या माना जाता है? दल बदल, यानी पार्टी चेंज कर देता है। तो पार्टी चेंज करने से रोकथाम करने के लिए क्या बनाया गया? अनुसूची 10, जिसमें दल बदल से रोकथाम। अब दल बदल केवल एक छोटा सा टॉपिक नहीं है, बड़ा टॉपिक है जो आगे अपन इसकी चर्चा करेंगे कि दल बदल किन किन परिस्थितियों में माना जाता है और किन परिस्थितियों में दल बदल नहीं माना जाता। अब दल बदल कानून जो रोकथाम है वो कब बनाया गया? 1985 में, जब 52वां संविधान संशोधन लागू हुआ। अब इसके बाद अगर बात करें इसके प्रमुख प्रावधानों की तो कौन कौन से हैं? सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति जो विधायक हो या सांसद हो, विधायक का मतलब है एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, और संसद का मतलब होता है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो ये दोनों है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, अगर वो किसी निर्वाचित पार्टी से यानी किसी पार्टी से चुनाव जीतता है, उसके बाद स्वेच्छा से यानी अपनी मर्जी से पार्टी की सदस्यता त्याग कर पार्टी के दिशा निर्देशों की पालना नहीं करता है, तो उसको कहा जाता है व्हीप जारी करना। व्हीप जारी करने का मतलब है वो उस पार्टी का उल्लंघन करता है तो क्या जारी किया जाता है? व्हीप जारी किया जाता है। तो 15 दिन में माफ नहीं करती, यानी 15 दिन के अंदर उससे एक बार कहा जाता है कि भाई वापस आ जा, अगर आ जाए तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके खिलाफ क्या जारी किया जाता है? व्हीप जारी हो जाता है। अब इसके बाद अगर कोई निर्दलीय व्यक्ति हो और वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण करता है तो भी उसको क्या घोषित कर दिया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा कि अब वो उस पद के लिए योग्य नहीं है। फिर बात करते हैं किसी मनोनीत सदस्य को। मनोनीत का मतलब है जब राष्ट्रपति किसी को मनोनीत कर दे या राज्यपाल किसी को मनोनीत कर दे तो वो मनोनीत सदस्य जो है वो 6 माह तक किसी भी पार्टी की सदस्यता ले सकता है, उसके बाद लेता है तो भी उसको क्या माना जाएगा? अयोग्य। यानी दल बदल क्या, किस किस परिस्थिति में दल बदल माना जाता है? अगर कोई पार्टी से जीतता है और जीतने के बाद में वो पार्टी की सदस्यता त्याग कर देता है या पार्टी के दिशा निर्देशों की उल्लंघन करता है, तब भी उसके खिलाफ क्या जारी किया जाता है? व्हीप जारी किया जाता है और उसको क्या माना जाता है? दल बदल। उसके बाद निर्दलीय उम्मीदवार हो, वो किसी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर लेता है तो वो भी क्या होता है? दल बदल। और दल बदल का मतलब है कि उसको क्या घोषित किया जाएगा? अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर कोई मनोनीत सदस्य है वो 6 माह तक उसको छूट होती है कि 6 महीने में किसी भी पार्टी को ग्रहण कर लो। अगर 6 महीने में नहीं करता उसके बाद में अगर करता है तो वो भी क्या हो जाएगा? अयोग्य। यानी दल बदल का सीधा सीधा संबंध ये है कि अगर कोई भी व्यक्ति दल बदल करता है और वो दल बदल के नियमों के अंदर आता है तो उसको क्या मान लिया जाएगा? अयोग्य मान लिया जाएगा, उसका पद खारिज हो जाता है। अब बात करते हैं कुछ अपवाद की, यानी दल बदल कब नहीं माना जाता, किस किस के लिए ये अपवाद है। तो अपवाद 1 तो स्पीकर
और एक डिप्टी स्पीकर। स्पीकर का मतलब क्या होता है? स्पीकर का मतलब है जो लोकसभा का अध्यक्ष है उसको क्या बोलते हैं? स्पीकर। और जो लोकसभा का उपाध्यक्ष है उसको क्या बोलेंगे? डिप्टी स्पीकर। यानी कि अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष जो है ये आते। अगर लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष ये काम करता है तो उसको छूट है, यानी वो चाहे तो दल बदल कर सकता है। अब इसमें विलय क्या है? तो विलय इसमें यह है कि 2/3 से अधिक सदस्य दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो दल बदल नहीं मानते। यानी मान लो किसी पार्टी के अंदर 30 सदस्य हैं जिनमें से 20 सदस्य एक साथ किसी दूसरी पार्टी को ग्रहण कर लेते हैं, यानी आधे से ज्यादा हो गए, तो उस कंडीशन के अंदर क्या करते हैं, यानी अगर 66% लोग अगर पार्टी चेंज करते हैं तो वो दल बदल नहीं माना जाता। उस पार्टी के अंदर कमी मानकर उसको दल बदल की जो है उससे बाहर रखा जाता है और उनको योग्य घोषित नहीं किया जाता। विभाजन का क्या है इसके अंदर? तो अगर 1/3 दूसरी पार्टी बना लेते हैं तो भी उसका विभाजन मान लिया जाता है, यानी उसको भी दल बदल में काउंट नहीं करते। अगर 2/3 व्यक्ति चले जाए तो भी दल बदल नहीं है। 1/3 अगर चलकर दूसरी पार्टी बना ले तो उसको भी दल बदल नहीं माना जाता है। 91वां संविधान संशोधन हुआ था 2003 में, उसके द्वारा ये प्रावधान क्या कर दिया? समाप्त, विभाजन वाला, यानी पार्टी चेंज करने वाला। मान लो कोई भी किसी ए पार्टी से चुनाव लड़ते हैं सदस्य, और चुनाव लड़ने वाले जो सदस्य है वो 300 है। अब 300 में से 100 सदस्य ऐसे निकलते हैं जो ये कहें कि हम नई पार्टी बनाएंगे। तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो हुआ था उससे पहले तो ये चीज वैलिड थी, यानी इसको दल बदल में नहीं मानते थे, लेकिन इसके बाद में इसको भी क्या कर दिया? कैंसिल, यानी इसको अब समाप्त कर दिया गया। अब इसको भी किस में माना जाएगा? दल बदल में। केवल किस किस को नहीं माना जाता? एक तो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर पार्टी चेंज करते हैं तो वो दल बदल नहीं है। दूसरा, अगर 2/3 सदस्य पार्टी चेंज करे तो वो भी दल बदल नहीं है। अब आगे बात करते हैं आर्टिकल 102 यानी अनुच्छेद 102 की। अनुच्छेद 102 क्या कहता है? यदि सांसद यानी कि एमपी जो है वो अगर दल बदल करता है तो लोकसभा का अध्यक्ष यानी स्पीकर उसे क्या घोषित कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी अगर कोई एमपी ये काम करता है तो उसको अयोग्य कौन घोषित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। और ये प्रश्न पूछा जा चुका है कई बार कि अगर कोई सांसद दल बदल करता है तो उसको अयोग्य घोषित करने का पावर किसके पास में है? लोकसभा के अध्यक्ष के पास में। दूसरा है आर्टिकल 191, यदि कोई विधायक यानी कि एमएलए दल बदल करता है तो विधानसभा का जो अध्यक्ष है वो उसको क्या करता है? अयोग्य घोषित करता है। यानी अगर एमएलए है, क्योंकि एमएलए कहां बैठता है? संसद में, और संसद के अंदर मेन जो अध्यक्ष है वो कौन है? लोकसभा का अध्यक्ष, तो वो रद्द करता है। अगर बात करते हैं विधानसभा की, तो विधानसभा के अंदर कौन, संसद में कौन बैठता है? एमपी, तो एमपी के लिए कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। अगर विधानसभा की बात करें तो कौन बैठता है? एमएलए, और एमएलए का कौन करेगा? जो इस लोकसभा का क्या होगा? अध्यक्ष होगा, या विधानसभा का जो अध्यक्ष होगा, विधानसभा अध्यक्ष करेगा राज्यों के अंदर, और केंद्र में कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। तो ये दल बदल कर सकता है। अच्छा, इसके साथ में एक और अनुच्छेद बता दूं, 192 जो अनुच्छेद है इसके तहत राज्यपाल किसी को भ्रष्टाचार के आधार पर क्या घोषित कर सकता है? अयोग्य घोषित कर सकता है। यानी अगर कोई एमएलए भ्रष्टाचार करता है और राज्यपाल चाहे तो उसको अयोग्य घोषित करना, तो वो कौन सा अनुच्छेद के तहत करता है? 192 अनुच्छेद के तहत। अब बात करते हैं एक और बात की, कि हितो होलोवन वाद। कौन सा वाद है? कि हितो होलोवन वाद। इसका संबंध भी किससे है? दल बदल से है। इस वाद के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर का निर्णय जो है वो अंतिम नहीं है, उसकी न्यायिक समीक्षा यानी न्यायिक पुनरावलोकन कर सकती है। इसके बारे में कहा, यानी ये है कि अगर कोई स्पीकर जो है यानी कि जो अध्यक्ष है, चाहे लोकसभा का है चाहे विधानसभा का है, वो किसी को भ्रष्टाचार के आधार पर या दल बदल के आधार पर अगर घोषित कर देता है अयोग्य, तो ये अंतिम फैसला नहीं है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो वो न्यायालय में क्या कर सकता है? अपील कर सकता है, और न्यायालय जो है वो उसकी समीक्षा करेगा और न्यायालय फैसला करेगा कि ये दल बदल है या नहीं है। यानी ये आखिरी फैसला नहीं है जिसको चुनौती नहीं दी जा सके, यानी बाध्यता नहीं है इसकी। अगर न्यायालय चाहे तो वो उसकी समीक्षा कर सकता है, नहीं चाहे तो उसको लागू भी रख सकता है। अब बात करते हैं इसकी, यदि स्पीकर यानी कि जो अध्यक्ष है वो खुद अगर दल बदल कर लेता है तो सदन द्वारा निर्वाचित सदस्य उसकी अयोग्यता की जांच करते हैं और निर्णय लेता है। यानी सदन में से कोई एक सदस्य को वो क्या करेंगे? निर्वाचित करेंगे, और वो व्यक्ति क्या करेंगे? इसकी अयोग्यता की जांच करेंगे। अगर स्पीकर क्या करता है? दल बदल कर लेता है, यानी खुद अध्यक्ष ही पार्टी चेंज कर ले, तब ये होता है। 52वां संविधान संशोधन हुआ था
और 91वां संविधान संशोधन, ये दोनों के दोनों संविधान संशोधन किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अब किस प्रकार से? तो इस 52वें संविधान संशोधन के तहत तो 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और इसके द्वारा उसमें कुछ क्या किया गया था? परिवर्तन किया गया था, कुछ चेंजेस किए गए थे। ये नीचे लिखे हुए 102 अनुच्छेद और अनुच्छेद 191, इन दोनों का संबंध किससे? 10वीं अनुसूची से, और 10वीं अनुसूची का संबंध किससे? दल बदल से। अब बात करते हैं 10वीं अनुसूची के समय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री कौन थे? तो राष्ट्रपति उस समय थे ज्ञानी जैल सिंह और प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, क्योंकि 1985 में हुआ था और 1984 के अंदर राजीव गांधी चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतकर उसके बाद 1985 में उन्होंने क्या किया था? 52वां संविधान संशोधन किया था, 52वां। उसके बाद बात करते हैं 11वीं अनुसूची की। ये सेकेंड लास्ट अनुसूची है, इसके अंदर 11वीं अनुसूची। दो हुए थे संविधान संशोधन, एक तो 73वां और एक 74वां। 73वां संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 74वां जो संविधान संशोधन है इसके तहत 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। 11वीं अनुसूची जो है इसका संबंध पंचायती राज से है और जो 12वीं अनुसूची है इसका संबंध किससे है? नगर पालिका इससे है। अब बात करते हैं 73वां संविधान संशोधन, तो ये हुआ था 1992 के अंदर। इसका संबंध पंचायती राज से, ये अभी अपन ने चर्चा कर ली है, यानी पंचायती राज की जो कार्य और शक्तियां हैं उससे इसका उल्लेख है और इसके प्राधिकार से। अब जो पंचायती राज आया था उसमें शुरुआत में कितने विषय थे? 29 विषय थे जिस पर क्या बनाए जा सकते थे? कानून बनाए जा सकते थे। इस 11वीं अनुसूची का संबंध जो है, वैसे तो अगर देखा जाए तो इसमें पूरे अनुच्छेद आते हैं, अनुच्छेद 243 से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक, उसके बाद पी से लेकर जेड जी तक जो है वो अनुच्छेद आते हैं नगर पालिकाओं वाले में से। लेकिन अगर केवल एक अनुच्छेद पूछा जाए कि 11वीं अनुसूची का संबंध कौन से अनुच्छेद से है, तो यह सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ज्यादातर ये प्रश्न गलत करके आते हैं सारे लोग कि इसका संबंध केवल किससे है? 243 जी से है। सारे से सबसे संबंध नहीं है, केवल किससे है? 243 जी से, यानी कार्य और शक्तियां पंचायती राज की, उससे संबंध है। ये पूरे अनुच्छेद जो है इनसे संबंध नहीं है। इसके द्वारा तो जोड़े गए थे 33 संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन 11वीं अनुसूची में केवल कौन सा है? 243 जी वाला, पूरे नहीं है। अब बात करते हैं आखिरी अनुसूची, 12वीं अनुसूची। अभी अपन ने देखा था 74वें संविधान संशोधन के तहत, ये भी कब होता है? 1992 में। नगर पालिकाओं से इसका क्या है संबंध? यानी कि नगर पालिका के कार्य और शक्तियां, जैसे उस प्रकार उसमें 243 जी था, उसी प्रकार इसके अंदर कौन सा है? 243 डब्ल्यू। वैसे अभी पूरी बात करें तो 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक, ये पूरे जो अनुच्छेद है उनका संबंध किससे है? नगर पालिकाओं से। लेकिन वो किससे है? केवल और केवल नगर पालिकाओं से, 74वें संविधान संशोधन से। लेकिन 12वीं अनुसूची से अगर बात करें तो केवल और केवल किससे है? 243 डब्ल्यू से है। तो ये भी बात क्या है? इंपोर्टेंट है, इसमें भी प्रश्न गलत होता है। यहां सीधा याद रख सकते हैं, डब्ल्यू का मतलब वर्ग यानी कि कार्य। तो कार्य और शक्तियों का संबंध किससे है? अनुसूची 12 से 243 डब्ल्यू का। तो आज के लिए ये आखिरी दोनों का एक साथ मिश्रण है कि पंचायती राज और नगर पालिकाओं में क्या क्या डिफरेंस है। पंचायती राज और नगर पालिका दोनों जो है वो राज्य सूची के विषय है, ये अपन ने पहले भी चर्चा करी थी। यानी राज्य सूची के विषयों में कौन कौन आता है? पंचायती राज भी आता है और नगर पालिका भी आती है। इस पर जो कानून बनाती है वो राज्य सरकार बनाती है। दोनों जो है वो 73वें संविधान संशोधन द्वारा और 74वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किए गए। दोनों कब होते हैं? 1992 में, ये 73वां और यहाँ पर 74वां, ज्यादा मुश्किल नहीं है। उसके बाद डेट इसकी 24 अप्रैल 1993 को लागू हुई थी और ये लागू हुआ था 1 जून 1993 को। सबसे इंटरेस्टिंग बात ये है कि सभी को ये कहा गया था कि 24 अप्रैल 1993 तक लागू करना। अपने राजस्थान ने लागू किया था एक दिन पहले, यानी कि 23 अप्रैल को। यानी लास्ट तक अपन वेट करते रहे, करेंगे नहीं करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे। एक दिन पहले राजस्थान ने कहा अपन भी क्या करते हैं, इसको लागू कर देते। तो 23 अप्रैल को किसने लागू किया? राजस्थान। ये कब लागू होता है? तो 1 जून 1993 को लागू होता है। इसमें का संबंध जो है वो भाग 9 से है और इसके द्वारा एक और भाग जोड़ा गया था जिसका नाम है भाग 9 के, यानी टोटल जो 22 भाग है अपने संविधान के अंदर। और वैसे देखा जाए तो कितने भाग है? 25, क्योंकि 4 में 4 के हैं, 9 में 9 के हैं, इसी प्रकार से। तो ये वाला भाग भी जोड़ा गया था इसके इस संविधान संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद कहां से कहां तक अभी अपन ने चर्चा कर ली, 243 से लेकर 243 ओ तक। टोटल कितने अनुच्छेद है जो पंचायती राज से संबंधित है? 16 अनुच्छेद है। और इस पर विषय कितने हैं? 29 विषयों पर कानून बनाती है। ये भी सवाल बहुत बार पूछा गया है।
फिर इधर बात करें तो 243 पी से जेड जी तक, ये भी अपन ने अभी चर्चा कर लिए। टोटल कितने हो जाते हैं गिन सकते हैं, पी से लेकर जेड, और जेड के बाद वापस जी तक आ जाओ, ए बी सी डी करके। तो टोटल कितने अनुच्छेद होते हैं 18। इधर कितने हैं 16, इधर है 18। टोटल विषय कितने 18 विषय, ये भी इंपॉर्टेंट है। यानी कितने विषयों पर कानून बनाता है, इधर 29 और इधर 18। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।